Welcome dear students. This is question number 8. Prove that Newton's second law of motion is the real law of motion. अभी तक हम लोगों ने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हैं। तो उन 3 लॉज में से जो सेकंड लॉ है उसे हम रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये प्रूव करना है। सबसे पहले उसे रियल लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लॉ जो हैं वो सेकंड लॉ में प्रेजेंट होते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव किए जा सकते हैं। इसलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। मीन स्टार्टिंग हम सेकंड लॉ से करेंगे और हम फर्स्ट लॉ की कंडीशन अप्लाई करके उसकी स्टेटमेंट ड्राइव करेंगे। सो लेट अस से सेकंड लॉ क्या कहता है मैथमेटिकली? F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर ना लगाई जाए तो F आपका 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में F की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें मिलता है 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज एम ए, और एम ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी 0 हेयर, मास इनटू एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 कब होता है? या तो दोनों 0 हों या दो में से कोई एक 0 हो। ठीक है, तो m तो मास है बच्चों, तो मास तो बॉडी का 0 होगा नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर बट m नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a शुड बी 0। ठीक है, तो मास 0 नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, ये कंडीशन कब आई? जब हमने बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी। दैट मीन जब हमने बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की है तो उसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। एक्सेलरेशन के 0 आने का मतलब हो गया क्या? कि बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। व्हाट डज दैट मीन? इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन अ मोशन। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। और यही हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो सेकंड लॉ से हमने डिराइव किया, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड केस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन अ सेकंड लॉ। ठीक है, तो सेकंड लॉ की हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। सो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं। बच्चों जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसे अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और इसे साथ साथ में पढ़ भी सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉडीज कंसीडर करते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, सच दैट बॉडी बी के ऊपर बॉडी ए रखी गई है। ठीक है, अब बॉडी ए के ऊपर बी के ऊपर ए रखी है, तो ए का जो वेट होगा वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए वो फोर्स है आपकी बी ए। ठीक है, तो अब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई तो बी भी इन रिटर्न ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। ये हमारा थर्ड लॉ होता है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो लेट अस से दैट कि ए बी पर फोर्स लगाती है, एफ बी ए डाउनवर्ड, तो बॉडी बी ए पर रिएक्शन लगाएगी, मतलब अपवर्ड फोर्स लगाएगी, एफ ए बी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसे आप लोग अच्छे से फिगर को दिमाग में रख लीजिए। आगे हम शुरू करते हैं। सो लेट एफ ए बी फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी एंड एफ बी ए फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। देन अब दोनों बॉडीज पर फोर्स लग रही है तो उनका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होता है dp अपॉन dt। ठीक है, तो हमने कर दिया dp a अपॉन dt, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी a, एंड dp b बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी b। ठीक है, अब बॉडी a का मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। तो बॉडी a पर कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स ab। तो dp a बाई dt हो जाएगा
इक्वल टू एफ वेक्टर एफ ए बी। ठीक है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और एफ बी ए फोर्स आपकी बॉडी बी के ऊपर है। ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑन बॉडी बी, तो बॉडी बी का मोमेंटम चेंज कितना है डी पी बी बाय डी टी। तो ये एफ बी ए इक्वल टू डी पी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। तो इक्वेशंस कैसे ऐड होती हैं बच्चों, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होती है और राइट साइड में राइट ऐड होती है। तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर एफ ए बी प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल टू डी वेक्टर पी ए बाई डी टी प्लस डी वेक्टर पी बी बाई डी टी। ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज लिख दी हमने, एफ वेक्टर ए बी प्लस एफ वेक्टर बी ए इक्वल टू डी बाई डी टी हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसका प्रूफ हम अभी आगे करेंगे। लेकिन फर्स्ट यूनिट में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है। तो पी ए प्लस पी बी क्या है, पी ए है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, पी बी है मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो तो इंटरनल हैं, एक्सटर्नल है नहीं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से फोर्स लगती, जैसे ये पहली बॉडी है, यहाँ ऊपर हमने दूसरी बॉडी रखी हुई है, मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। तो ये बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं। ए बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो दीज आर द इंटरनल फोर्सेस नॉट द एक्सटर्नल। तो जब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं एक्ट करती है तो जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ जीरो हो जाएगा। सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म आपकी, तो ये बन गई एफ वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर बी ए। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हैंस वी कंक्लूड दैट बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन आर कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सेकंड लॉ का कंडीशन लगाया था, थर्ड लॉ हमने प्रूव किया। इसका मतलब थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से बनाया जा सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा, इस डेरिवेशन में हमने पाया कि फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकंड लॉ से बनाए जा सकते हैं, ये डिराइव किए जा सकते हैं। इसका मतलब रियल लॉ कौन सा हुआ आपका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपका रियल लॉ ऑफ मोशन हुआ। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है और इम्पल्स क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करती है तो उसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड ऑन अ बॉडी देन इट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग किसी फुटबॉल को किक करते हो, ठीक है, आप अपने जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो आप जब फुटबॉल को किक करोगे तो आपका फुट और बॉल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही कम समय के लिए होगी। लेकिन आप एक लार्ज फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर अप्लाई करोगे जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करेगी, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और आपकी फोर्स बॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हिटिंग अ बॉल विद बैट। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बॉलिंग की जाती है और आप बैट से बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप बॉल से बॉल को हिट करेंगे तो बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट होगा, इंटरेक्शन होगी, वो बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होगी, फॉर अ नैनो सेकेंड मीन्स लेस देन 1 सेकेंड। तो ऐसी फोर्सेस जो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए एक्ट करती हैं दो बॉडीज के बीच में, उन्हें हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे लेटर से दैट आप लोग किसी वुडन ब्लॉक में नेल लगा रहे हैं हैमर की हेल्प से, तो जैसे आप हैमर से नेल पर हिट करोगे तो वो भी एक स्मॉल पीरियड के लिए इंटरेक्शन होती है, आपकी फोर्स ट्रांसफर होती है वहाँ पर, तो वो भी एक इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है।
अब इम्पल्स क्या होता है, यहाँ से इम्पल्सिव फोर्स का पता लग गया। तो इम्पल्सिव होता है द टोटल इफेक्ट ऑफ लार्जर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज द इम्पल्स। जो टोटल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और जो स्मॉल इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है, उसका जो टोटल इफेक्ट है उसे इम्पल्स कहा जाता है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स। ठीक है, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसका एवरेज, मीन जस्ट फोर्स भी कह सकते हो आप यहाँ पर। एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज फोर्स अप्लाई की जाती है और एकदम से वो जीरो हो जाती है, तो उसका हम लोग एवरेज लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, सो अप्लाइड फोर्स का एवरेज इनटू टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए वो फोर्स एग्जिस्ट करती है या उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स का जो मल्टीपल है, सिंबल है, वो जे होता है। दिस इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ यहाँ पर एवरेज फोर्स है और टी टाइम पीरियड है। इसके यूनिट्स की बात करें हम लोग और टाइप ऑफ क्वांटिटी करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन सेम टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगी। ऐसा यूनिट, एफ का यूनिट न्यूटन हो जाता है, टाइम का सेकंड, तो इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन सेकंड। सीजीएस में बात करेंगे तो न्यूटन का सीजीएस डाइन हो जाता है, सेकंड का सेकंड रहता है तो डाइन सेकंड हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 होता है, टाइम का t होता है, तो -2 और t एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास mlt-1 रह जाएगा। इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करें। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? तो इम्पल्स का जो एक्सप्रेशन है, कंसीडर एवरेज फोर्स वेक्टर एफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला आ जाता है जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू डेल टी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, या वीडियोस अभी इसमें पड़े होंगे, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। सो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। एफ इज अप्लाइड फोर्स एंड डेल टी इज द टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। इम्पल्स जे वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एफ वेक्टर इंटू डेल टी, दैट इज अ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को, इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।